नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति दिल्ली के चुनाव के बाद काफी बदली बदली सी है। कांग्रेस पार्टी जहां अपने रुख को लेकर अब क्लियर होती जा रही है, वो स्पष्ट करती जा रही है कि अब वो जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने की स्थिति में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता की स्टेपनी की बजाय सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होना चाहती है। लेकिन ये दोनों पार्टियां हैं और इन दोनों पार्टियों के पास चेहरा नहीं है, चेहरा विहीन पार्टियां हैं। लेकिन बिहार में जिनके पास चेहरा भी है और पार्टी भी है, क्या वो दोनों इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के रुख को देखकर असुरक्षित होने लगे हैं? बात लालू यादव और नीतीश कुमार की कर रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति में एक नए तरह के समीकरण की परिस्थिति बन रही है? और क्या बिहार की राजनीति जो पिछले 35 सालों से सिर्फ दो नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही, लालू यादव और नीतीश कुमार, आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो लालू परिवार और नीतीश कुमार, तो क्या सियासत इससे आगे जाएगी? और ये दोनों नेता, ये दोनों लालू परिवार और नीतीश कुमार, ये दोनों मिलकर क्या इसे अपने क्लच से बाहर निकलने देंगे? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और भारत सरकार में लंबे वक्त तक अपनी सेवा दे चुके जेकेपी सिंह जी। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे धन्यवाद। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति को बदलते हुए आप देख रहे हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों के इरादे साफ होने के बाद बिहार के जो दोनों चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों की भूमिका को अब आगे आप किस तरह से देखते हैं? लालू परिवार में अब चेहरा कहने का मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव को साझा जोड़कर देखना होता है, और यहाँ तो वन मैन आर्मी है नीतीश कुमार जी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहूंगा। लालू जी परिवार के साथ साथ ऐसा कुछ पिछले 2 महीने की घटना चक्र से ऐसा लगता है कि लालू परिवार वर्सेस नीतीश परिवार भी अब बोलना उचित लग रहा है। उनके परिवार के संभवतः सदस्य, ऐसा संकेत मिल रहा है समाचार पत्रों से और सूत्रों से भी कि वो जुड़ रहे हैं। तो जी अब ये लालू परिवार और नीतीश परिवार दोनों परिवार जुड़ रहे हैं। लालू परिवार थोड़ा बड़ा परिवार है, नीतीश का परिवार थोड़ा पहले से भी छोटा था और राजनीतिक संकेतों के अनुसार अभी भी थोड़ा छोटा ही रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 35 वर्षों से ये दोनों परिवार, भारत दोनों, शुरू में परिवार नहीं था नीतीश कुमार का। इनफैक्ट सूत्रों के हिसाब से नीतीश परिवार में राजनीति के प्रति उतना अच्छा भाव से नहीं देखा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत कारणों से राजनीति को चुना था। तो इन परिवारों की महत्वाकांक्षा और शुरुआती सफलताओं ने उनको अब इस स्थिति पर ला दिया है कि अब वो किसी तरह का दूसरे की दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे। अब वो समझते हैं कि ये हमारा एक पॉकेट बरो है और हम ही दोनों को ये अधिकार है कि बारी बारी से या कभी कभी मिल के, आवश्यकता पड़ने पर हट के भी सत्ता में बने रहे। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आगामी चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। ये जो अभी वर्तमान का समय है उसमें मुझे परिवर्तन की बू नजर आ रही है। अब आने वाला समय कैसे इसको अनफोल्ड करेगा, ये इसके बू को या तो स्वाभाविक रूप से मूर्त रूप लेगा या डिसिपेट करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी जेकेपी सिंह जी, आपसे दरअसल दो चीजों पर हम जानना चाहते हैं विशेष रूप से। आपने समाज को बदलते हुए देखा है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था में हम चर्चा करते हैं प्री 91 पोस्ट 91, प्री राव मनमोहन पोस्ट राव मनमोहन। उसी तरह इंडियन सोसाइटी में हम चर्चा करते हैं प्री मंडल और पोस्ट मंडल, प्री 90 और पोस्ट 90। बिहार की राजनीति में भी अब हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ती है प्री कास्ट सेंसस, प्रो कास्ट सेंसस। अब आपको क्या दिखाई देता है? पोस्ट कास्ट सेंसस और प्री कास्ट सेंसस, ये देखना पड़ता है, जाति जनगणना के पहले का बिहार और जाति जनगणना के बाद का बिहार। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने लिए जगह देखनी कैसे शुरू कर दी, कांग्रेस और भाजपा ने खासकर। जब बिहार में जातिगत सर्वे आ गया और उसके पहले कहा जाता था कि समाज सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड में मोटे तौर पर डिवाइड है, अब तो सबकी, मतलब 215 जातियों में बिहार को देखा गया। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय की जातियां थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुओं की जातियां थी।
अब 215 खांचे जब बिहार में सबके सामने आ गए, जिसकी जितनी संख्या भारी वाला मामला वर्ग से ऊपर उठकर जब मतलब क्लास से ऊपर उठकर कास्ट पर आ गया, वर्ग से जाति पर, उसके बाद इन दोनों पार्टियों ने नीतीश कुमार और लालू यादव से ऊपर देखना कैसे शुरू कर दिया? देखिए 1990 और 91 ये 2 वर्ष भारत के लिए भारत और खासकर बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। केंद्र में उदारवादी प्रवृत्तियां, आर्थिक उदारवादी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। समाज में मंडल कमीशन का प्रभाव, मंडलीकरण और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण और कहिए कमंडलीकरण, ये तीनों धाराएं 90 के आसपास जाके काफी मूर्त रूप लेती है। आडवाणी की रथ यात्रा और बाकी 2 तो हम जान ही रहे हैं। बिहार प्रोबेबली, इसको मैं विश्लेषण के एंगल से देख रहा हूं कि इस 90 के दशक में जहां अन्य राज्य लिबरलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण में आर्थिक तत्वों को उन्होंने आउटसोर्स करना शुरू किया और गवर्नमेंट को धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू किया, स्टेट इंटरवेंशंस कम होने लगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्राइवेट सेक्टर में बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। जितना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होगा, प्राइवेट एक्टिविटीज और खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में और तेजी से विकसित होने की संभावना होगी, क्योंकि वो एश्योर्ड रहते हैं अपने एसेट और इन्वेस्टमेंट के प्रति। अनफॉर्चुनेटली बिहार में 90 के दशक में ये उल्टा हो गया। हम लोगों ने प्रोबेबली बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को, मैं उसके आउटसोर्सिंग की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर हुआ कि लोकल पैमाने पर लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट से अलग भी कंट्रोल करने लिया जाने लगा बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। ये मेरा लॉ एंड ऑर्डर का एरिया है, ये उनका लॉ एंड ऑर्डर का है। पैरेलल सेंटर ऑफ पावर एंड इन फैक्ट लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल की भी बात बहुत हद तक उन छोटे छोटे एरियाज में लोकल लोगों को दे दिया गया। इट वाज लाइक आउटसोर्सिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। संकेत आप समझ रहे होंगे, चाहे वो सिवान का इलाका हो या बेगूसराय का इलाका हो या जहानाबाद का इलाका हो, डाउन साउथ हो, तो आर्थिक भौगोलिक भूमंडलीकरण का वो फायदा नहीं मिला जो अन्य स्टेट्स ऑल ऑफ ए सडन स्टार्ट कर दिया अपना। तो बिहार को तो उसी में रहना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, इससे कुछ लोगों को फायदा नजर आ रहा है। जिसको जो फायदा नजर आएगा वो वही काम करेगा। उस फायदे का परिणाम, तार्किक परिणाम, मंडल के थ्रू आज तक हम लोगों ने जाति जनगणना, जो कि फैक्ट ऑफ लाइफ है, जो कि फैक्ट ऑफ समाज है, हम उससे तो नकारा नहीं जा सकता बिहार के पैमाने पर। तो हम चले आए कास्ट सेंसस पर। पोस्ट कास्ट सेंसस भी उसी के कंटिन्यूटी का एक पार्ट हम समझते हैं जी। अब वो बात मैं इस लाइन ऑफ थिंकिंग से अपने आप को सहमत नहीं पाता हूं कि बीजेपी भी अब कास्ट और पर्टिकुलरली बिहार में जो डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है उनकी राजनीति नहीं करेगा। वो बिल्कुल करेगा, वो भी सच्चाई से मुखर अलग नहीं रह सकता और वो भी करेगा। तो अब वर्चुअली बिहार में 215 कास्ट, जैसा आपने बताया, 215 कास्ट की राजनीति होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी एक बार दिल्ली में अपने आप को, उसने एक सॉर्ट ऑफ अपना कुंडली जांच किया कि मेरे कुंडली में क्या लिखा हुआ है, यदि हम इंडिपेंडेंट जाएं, तो उसने पाया कि हम करीब करीब 2.5 से 3% का बिना कोई बहुत प्रचार किए हुए या बहुत अग्रेसिव प्रचार किए हुए बिना भी हमको 3% यदि इजाफा हो सकता है, तो क्यों नहीं हम इसको और यदि हम अग्रेसिव लड़ते हैं तो और आगे बढ़ाएं। यही असली सवाल है सिंह साहब, असली सवाल यही है जी। असल सवाल यही है कि दिल्ली में बफर जोन को गिरा करके कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बाजी हमने जीती है। बाजी भाजपा ने टेम्पररी तौर पर जीती है, अस्थायी तौर पर भविष्य के लिए बाजी हमने जीती है, कांग्रेस को लग रहा है। बिहार में क्या लगता है, भाजपा और कांग्रेस इन दोनों का जो अप्रोच है, क्या बिहार में जो बफर जोन, बिहार में एक बफर जोन नहीं है, 2 बफर जोन है और दोनों में अंदरूनी घनिष्ठता किसी से छिपी हुई नहीं है,
कि कब साथ रहना है और कब डिटैच रहना है। तो क्या इन दो बफर जोन को गिरा पाने में दोनों कामयाब हो पाएंगे? बहुत कठिन प्रश्न, और इसमें बिल्कुल गहराई से जाने की जरूरत होगी। जी। कुछ और भी समीकरण आने वाले दिन में क्या बनते हैं उसको भी फोर्सी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने अब ये मन और मिजाज बना लिया है कि हम ऑल इंडिया पार्टी हैं और अखिल भारतीय पार्टी की जो अपनी वक़्त होनी चाहिए हम उसके एंटाइटल्ड हैं। हमको अब ये छोटी छोटी पार्टियां जो बात बिना बात के हमें आंख दिखाती रहती है, हम उससे ऊपर उठना चाहिए। दिल्ली में जी। बिल्कुल मैं कांग्रेस की ये वैचारिक सफलता और वैचारिक प्रयोग की सफलता मैं मानता हूं। कांग्रेस बिहार में जरूर ये एक्सपेरिमेंट करेगी। इस एक्सपेरिमेंट से उसको दो तरह का लाभ होने वाला है। एक वैचारिक लाभ तो ये होगा कि वो जो एक पैराडाइम है सो कॉल्ड इंडिया ब्लॉक के, उसको वो पैराडाइम को वो बर्स्ट कर देना चाहती है और वो चाहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहें, बाकी लोग मेरे पीछे आना है तो दे आर वेलकम, बट नॉट कि हमारे बराबरी में इट इज माने वो इस लायक भी नहीं है कि प्राइमस इंटरपेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट एमंग इक्वल भी हम नहीं रहेंगे। हम इक्वल नहीं है, हम सबसे अग्रणी श्रेणी के रहेंगे और तब आपके पतंग की डोर के पीछे आपको आना है तो आइए, नहीं तो मैं तो आगे हवा में उड़ने के लिए अब मैं तैयार हूं। सफलता मिले इनिशियली नहीं भी। बीजेपी का क्या है? बीजेपी बड़े पेसोपेस में सबसे इंपॉर्टेंट इस बार बीजेपी के लिए ही, और सबसे पेसोपेस में बीजेपी ही रहने वाली है। उसके पास विकल्प दो तीन हैं। जेडीयू के साथ रहे, किसी भी सूरत में रहे, इंडिपेंडेंट हो जाए, बीजेपी को किस इंटेंसिटी के साथ बीजेपी पर लगाम रखे, कितना डोर उसका पीछे खींचे, किस रूप में खींचे, चिराग मॉडल फिर से इंप्लीमेंट हो, किसी दूसरे को एक्टर बना के इंप्लीमेंट कराया जाए, खुद ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए। जेडीयू के पास भी दो विकल्प है, उसके पास इंडिपेंडेंट विकल्प नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लड़े। कांग्रेस के साथ भी जाने के पास उसका पास विकल्प नहीं, वो तो आरजेडी के साथ जा सकती है या फिर वो बीजेपी के साथ रह सकती है, प्रोवाइडेड वह संतुष्ट हो जेडीयू। मौखिक संतुष्टि से काम इस बार नहीं चलेगा, या जो अनाउंसमेंट का जो कमिटमेंट है उससे भी काम नहीं चलेगा। वो उसको बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ेगा। जेडीयू को संतुष्टिकरण की राजनीति होगी कि मैं संतुष्ट हूं कि मैं मेरी सीट्स न कि सिर्फ सीएम बनाएंगे बल्कि मेरी सीट्स भी रीजनेबल और ऐसी रहे जो फ्यूचर में भी आप हम पर डिपेंडेंट रहे, या आप हमको मौखिक नहीं मैथमेटिकली भी प्रूव करिए। यानी कि 80 सीट 90 सीट पर हम भी रहें और आप भी रहिए, तब जाके बात बनेगी। हमको आप किसी तरह 50 पर 40 पर ले आए और अपने रहें 100 पर, ये इसके लिए जेडीयू इस बार तैयार होने की संभावना हमको कम लग रही है। जी सिंह साहब, एक चीज इसमें और दिखाई दे रही है जो मोटे तौर पर जो आपने बताया या जो हम लोग देख रहे हैं, जो बाहर से देख रहे हैं, उसमें एक चीज दिखाई दे रही है कि तीन पार्टियां सेम टारगेट पर चल रही हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इन तीनों का टारगेट है कि 80+ एमएलए, यानी मिनिमम 80 एमएलए, 80 एमएलए, कम से कम उनकी पार्टियों के 80 एमएलए आए। कांग्रेस पार्टी का है कि वो अपनी ऑन कैपेबिलिटी के दम पर इमरजेंस का साइन जनता के सामने इस चुनाव के माध्यम से पेश करे। उसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। बिल्कुल। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक बात ये दिखाई दे रही है कि अब तक ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए या रहे। लालू यादव के सामने, तेजस्वी यादव के सामने अब ये परिस्थिति है कि अगर येन केन प्रकारेण, चाहे प्रशांत किशोर को किसी चिराग मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाए या कुछ और हो जाए, येन केन प्रकारेण अगर बिहार में नीतीश कुमार का विकेट गिरता है तो लालू यादव का यानी आरजेडी का भी विकेट गिर जाएगा। ये आरजेडी के अंदर भी फीलिंग है कि अब आरजेडी को अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए कम से कम ये 5 साल नीतीश कुमार का विकेट बचाए रखना बिहार की राजनीति में प्राथमिकता बनता जा रहा है। क्योंकि एक बार बीजेपी घुसेगी तो फिर तय मानिए कि 15 साल मिनिमम, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है कि 15 सालों की सत्ता अपने हाथ में रख सके, चाहे वो कम्युनल फ्लेवर देकर हो, कम्युनल फ्लेवर के साथ साथ लाभार्थी चेतना का कॉकटेल बनाकर प्रस्तुत करके हो, जिस तरह से भी हो, ये सच्चाई है।
और 40 साल के होने जा रहे तेजस्वी यादव जो 37-38 साल के हैं, 15 साल बाद वो करीब 54-55 साल के होंगे। यानी एक पॉलिटिकल प्राइम 60-70% हाथ से निकल जाएगा। तो ये बात आरजेडी को भी लग रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार के डूबने का मतलब होगा आरजेडी का सितारा मध्यम पड़ जाना। क्या लगता है दिल्ली चुनाव यानी 8 फरवरी के बाद बिहार की राजनीति में राजद और जदयू के अप्रोच में कितना बड़ा बदलाव या कितनी बड़ी यथास्थिति के बने रहने का आपको अंदेशा दिखाई देता है? देखिए, इसमें जो आपने कहा इससे मैं थोड़ा सहमत हूं, लेकिन एक फैक्टर और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है नीतीश कुमार का कुछ पर्सनल हेल्थ। राजनैतिक नीतीश कुमार के राजनैतिक हेल्थ में उनके पर्सनल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। हम लोग के पास जो क्षण की खबर आती है उसके हिसाब से तो कोई शुभ संकेत नीतीश कुमार के पास दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रिलायबल सोर्स है कि नहीं है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो प्रशांत किशोर बोलते हैं या जो अन्य समाचार पत्रों में या उनके चित्र आ रहे हैं, उससे तो कोई बहुत हेल्दी होने का डायरेक्शन नहीं है। ये उनके हेल्थ का भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और जो उनके नीतीश परिवार की जो मैं बात कर रहा था वो भी उसी का एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मैं देख रहा हूं कि लेकिन इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल है आपसे, जो बात आप कह रहे हैं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि यही मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नीतीश कुमार का पॉलिटिकल विकेट गिरा देने का चुनाव में, और आरजेडी को लग रहा है कि इन 4-5 सालों में पता नहीं नीतीश कुमार 2 साल में छोड़ दे, 3 साल में छोड़ दे या 5 साल भी रह जाए। तो इस परिस्थिति में आरजेडी से जो सेक्शन 95 के बाद एक्सक्लूजन के कारण टूटा, और उस टूटे हुए सेक्शन के बीच राजद को लेकर जो धारणा बनी, उसमें राजद को लग रहा है कि नीतीश कुमार की सियासत का अंतिम दौर में साथ देकर और उन वर्गों के साथ एक सलाहियत का वातावरण कायम कर उनको विन ओवर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो अप्रोच दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि ये पहली बार इतिहास में होगा बिहार में जब कोई मेन ऑपोजिशन ये चाह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं वो कुछ दिन और रह जाएं, चाहे वो बीजेपी के साथ रह जाएं या खुद अपनी ताकत से रहें, लेकिन वो रहें। उसमें उनको अपनी भलाई दिख रही है। उनको ये कतई नहीं लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी का दूसरा खेमा है बीजेपी, वो किसी तरह सत्ता संभाले। जेडीयू के साथ भी बीजेपी का लीडरशिप आरजेडी को कबूल नहीं है। आरजेडी उसको अच्छा नहीं मानेगी। आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी संभव हो अपने साथ आ जाएं और अच्छी बात है, नहीं आए बीजेपी के साथ रहें तो नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर रहें, सो दैट कि साल 2 साल 3 साल बाद उनका कुछ मार्ग प्रशस्त हो। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो कदापि नहीं आरजेडी चाहती है कि वो बीजेपी का नेतृत्व इमीडिएटली आ जाए और वो 10 साल 15 साल एक तरह से वो चेयर नो वैकेंसी की रिपोर्ट उस पर आ जाए, वो उनके लिए शुभ संगत। नीतीश कुमार जब तक चीफ मिनिस्टर हैं, वैकेंसी बने रहने की संभावना भविष्य में, वर्तमान में, निकट भविष्य में ही प्रतीत होती है। आरजेडी इसलिए चाहती है कि आरजेडी के हित में भी आरजेडी भी हित में ये चाहती है कि कमजोर नीतीश कुमार विथ बीजेपी इज बेटर, ये अच्छा है बनिस्पत की बीजेपी खुद अपने बल पर या खुद नेतृत्व संभाल ले। आरजेडी ये कभी नहीं चाहेगी। आरजेडी तो नहीं चाहेगी, लेकिन कांग्रेस का अभी जो अप्रोच दिखाई दे रहा है 2-4-10 दिनों से, और खासकर दिल्ली के नतीजे के बाद, उसमें एक चीज तो दिख रही है कि अगर कांग्रेस ने, मान लीजिए नीतीश कुमार और लालू यादव बीजेपी साथ लड़ती है, नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़ती है या नहीं लड़ती है, ये उम्मीद है कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा भागलपुर का, प्रधानमंत्री के जो बयान होंगे अगले 5 साल की सियोरिटी है या नहीं जेडीयू के पास, उस पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो 225 का नारा एनडीए ने लगा रखा है, अगर नीतीश कुमार और बीजेपी साथ रह गए और कांग्रेस आरजेडी में स्प्लिट हो गया, दोनों अलग चुनाव लड़ गए, उस परिस्थिति में तो यह भी संभव है 200 सीट या 225 आने का तो एक साइन क्लियर है, एकदम एम्पली क्लियर है कि बिना जेडीयू के भी एनडीए 122 के आंकड़े के करीब है या छू चुका है। इसका तो यही मतलब होगा, ये जेडीयू वाले अच्छी तरह से समझते हैं
कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को अच्छी संख्या में सीटें भी मिल गई और आरजेडी 2010 की तरह बिखर गई विधानसभा चुनाव में, उस समय भी कांग्रेस अलग लड़ी थी 2010 में, अगर आरजेडी बिखर गई तब तो राजद और जदयू मिलकर भी 122 के आंकड़े को छूने की स्थिति में नहीं होंगे, तब भी बीजेपी का गेम बन जाएगा। क्योंकि बीजेपी के लोगों में यह धारणा है, बहुत क्लियरली कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कि कांग्रेस के एमएलए उसके लिए कमोडिटी होंगे बिहार में अगर कुछ कमी पड़ी तो। जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ साथ लड़ें, और इसके लिए जो प्रधानमंत्री का 24 तारीख को भागलपुर में मीटिंग है उस पर वो अनाउंसमेंट होने होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि होगा। मेरा विश्लेषण मुझे ये मजबूर कर रहा है, मुझे उस डायरेक्शन में ले जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री शायद अनाउंस भी करेंगे। ये भी एक पर्पस हो सकता है इस मीटिंग का। माननीय प्रधानमंत्री जो 8 तारीख के चुनाव रिजल्ट के बाद पार्टी ऑफिस से दिल्ली में संबोधन करते वक्त उन्होंने नीतीश बाबू मेरे ख्याल से 2 बार तो जरूर बोला, और इससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि वो नीतीश कुमार को इस बार भी अपना लीडरशिप दे रहे हैं बिहार के 225 के इलेक्शन में। नीतीश कुमार संभवतः इतने से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। उनको वो सीट की संख्या भी चाहिए होगी। आइडियोलॉजिकल या वर्बल कमिटमेंट के अलावा मैथमेटिकल कमिटमेंट भी उनको चाहिए कि हम 120 माने इतना सीट जीते कि हम ऐसी स्थिति में रहें कि हमारा लीडरशिप सुरक्षित रहे बीजेपी के साथ भी। वो उनको पिछले इलेक्शन में चिराग मॉडल ने उनको ये सोचने के लिए विवश कर दिया है। तो नीतीश कुमार हो सकता है इस बार बीजेपी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगी। उसको 2026 का के शुरुआती वर्षों में जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है वो भी दिखाई दे रहा है। बिहार एक पड़ोसी राज्य भी है, तो वो किसी हालत में चाहेगा सत्ता में रहना। वेस्ट बंगाल के लिए यहां तो फिर भी कुछ सच्चा है। यदि वेस्ट बंगाल बीजेपी जीत जाती है, मैं एक आर्गुमेंट के लिए बोल रहा हूं, तब उसके लिए और ज्यादा बहुत बड़ा बल मिलेगा। बिहार लूज करके नीतीश बाबू को आरजेडी खेमा में जाने के लिए विवश शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए वो उनको उधर अपने कर्तव्य अपने क्रियाकलापों से वो चले जाएं आरजेडी के तरफ, वो उनके लिए बिहार में भी शुभ नहीं दिख रहा है बीजेपी एंगल से, और वेस्ट बंगाल के एंगल से तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहेगी। उसे लंबी लड़ाई लड़नी है, वो इंडिपेंडेंट लड़ेगी। प्रोबेबली ये भी एक विश्लेषण का बनता है कि यदि कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट लड़े, और अभी आकलन करना उसे शेष है कि यदि फॉरवर्ड कास्ट का वोट कुछ उसके पास आ जाता है, जो जिनको जेडीयू बीजेपी आरजेडी से जो फॉरवर्ड कास्ट के खासकर तबका को सीट नहीं मिले और कुछ दबंग हैं, बीजेपी में काफी लोग आए हैं, सबको तो एकोमोडेट करना बीजेपी के लिए भी संभव नहीं है, खासकर फॉरवर्ड कास्ट, वो यदि वापस कांग्रेस से टिकट लड़ते हैं, कुछ अपनी व्यक्तिगत अपने बल पर और कुछ पार्टी के बल पर, कुछ प्रचार प्रसार के बल पर, एक इसमें थ्योरी चल रही है। मैं भी बिहार गया था, तो मैंने लोगों की जो चर्चाएं सुनी, जो सोशल चर्निंग का अंदाजा लोगों की गॉसिप से ही पता चलता है। उस पे ये पता चला कि कास्ट सेंसस के बाद जो जनरल कैटेगरी आप कह रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये हिंदुत्व फोल्ड में अगर वो है बीजेपी के साथ, तो वो 10.5% है। अगर वो सेकुलर फोल्ड में है तो वो 16% है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5.5% अपर कास्ट मुस्लिमों में भी है। तो एक सवर्ण बिरादरी में धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस अगर दलित लीडरशिप को सामने लाए बिहार में, तो जो लोहिया जी व्हील ऑफ सोसाइटी में कहते थे ना कि सोसाइटी का अपर स्ट्राटा और लोअर स्ट्राटा लास्ट में जाकर उसके इंटरेस्ट शेयर्ड हो जाते सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 2007 में बखूबी ये कर दिखाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया कि अपर कास्ट दलित और एक सेक्शन मुसलमानों का भी था। यहां कांग्रेस पार्टी से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो 26-27% जो बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी नहीं, ईबीसी तो सिर्फ स्टेपनी बना हुआ है, बोगी बना हुआ है, इंजन भारतीय जनता पार्टी में अब देख लीजिए मोटे तौर पर 4 बिरादरी इंजन बनी हुई है बिहार में।
यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जायसवाल यानी कलवार। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा और जायसवाल में घूम रही है। नीतीश कुमार की पार्टी कुर्मी के हाथ में लीडरशिप है, कुर्मी समाज के हाथ में मोटे तौर पर, यादव समाज के हाथ में और एक परिवार के हाथ में आरजेडी की लीडरशिप है। तो अति पिछड़ों के एक सेक्शन में भी है भावना की अब क्या वो स्टेपनी ही बने रहेंगे हमेशा। सवर्णों में है कि भाई सेकुलर फोल्ड में जाके हम 16% हो जाते हैं तो हम दलितों के साथ एक और अल्पसंख्यकों के साथ। बिहार में इस व्यवस्था से जो 35 साल से चल रही है कि दो नेता आपस में अंदर खाने एक हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज से नहीं है, हमेशा से ये धारणा जो बनी हुई है, इस धारणा को तोड़कर बिहार की राजनीति का समीकरण नया बने, उसमें लोगों के मन में है कि कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ करे। आपको बिल्कुल क्या बिल्कुल। लगता है? आपको क्या लगता है दिल्ली के बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी यदि आरजेडी से अलग जाती है तो लालू यादव और नीतीश कुमार जो दिखते अलग है या दिखते साथ है, लेकिन एक बात तय है कि सोचते साझा ही है। अब आपको क्या लगता है उस परिस्थिति में? देखिए, कांग्रेस पार्टी इंजन बनने के लिए अब तैयार है। हम्म, थोड़ा सा उसके इंजन में थोड़ा डीजल, पेट्रोल, मोबिल हम्म, वाला ओवरहॉलिंग वाला पार्ट बचा हुआ है। यदि वो जी, अभी वो इंजन शेप ले रहा है, अच्छे कुशल ड्राइवर की भी उसको जरूरत पड़ेगी। हम्म, सिर्फ अच्छा इंजन, यदि हम वंदे भारत का इंजन ले आए और ड्राइवर कुशल नहीं हो तो स्पीड बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि हम्म, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम स्पीड पर बढ़ाएं भी। काफी दिन से हम्म, ये काफी अच्छे स्पीड में चल भी नहीं रही है, तो हो जी, सकता है उसका पाथ जो है वो निर्बाध नहीं हो। तो जी, ही सही उसके ड्राइवर को ये लाइसेंस मिल जाना चाहिए कि पाथ तुम्हारा, तुम गिरोगे नहीं, तुम आगे बढ़ते चलो। तो कांग्रेस पार्टी को ये लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस हम्म। पार्टी सत्ता लाभ की उठाने लड़ाई, लायक होने भी तो चाहिए, वो विजन भी तो होना चाहिए। हाँ वो विजन भी होना चाहिए, उसका सिग्नल भी साफ होना चाहिए, सिग्नल क्लियर मिलता जाना चाहिए। कई बार हम्म, रहता है ड्राइवर स्पीड लेता है लेकिन सिग्नल प्रॉपर नहीं होने के कारण भी स्पीड पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन ब्रेकर होता है बीच ब्रेक में। हो जाता है। तो इस बार कांग्रेस यदि अपना सब कुछ सिंक करके लड़े, ड्राइवर कुशल हो, इंजन भी वेल आयल्ड हो, सिग्नल भी प्रॉपर मिलता चला है, ट्रैक भी ठीक ठाक, ट्रैक तो उसका वही होगा जो फॉरवर्ड कास्ट वाला ट्रैक पर वो अपनी गाड़ी दौड़ाए, हम्म, तो मेरे ख्याल से और सत्ता की राजनीति तो इस बार उसके 2025 से बियॉन्ड लग रही है, नहीं तो उसमें मेरा कोई भी। सवाल ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार उस परिस्थिति में क्या करेंगे जो दिखते अलग या साझा जरूर है लेकिन सोचते साझा है, वो क्या करेंगे? नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए। यदि हम्म, बीजेपी उनको आश्वस्त करती है, जैसा मैंने कहा वर्बली और मैथमेटिकली, तब तो हम्म, वो बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको हेल्थ के को लेकर चाहे कुछ भी कहा जाए, हम्म, कुछ अच्छे न्यूज तो नहीं रहते हैं हर समय। जी, और अब परिवार भी उनका जुड़ रहा है, जो कि न्यूज यदि सही है तो या तो खुद या पुत्र को 2 साल बाद भेजना चाहेंगे राज्यसभा में, कुछ ना हम्म, कुछ एक पोस्ट एक चाहिए उनको जी, भी अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो नीतीश कुमार वो रिस्क लेंगे तेजस्वी के साथ जा करके, और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं सत्ता में हम्म, नहीं आए तो क्या होगा, तब तो हमको कहीं कहीं के नहीं रहे। हम्म, लेकिन यदि बीजेपी से उनको किसी तरह के कमिटमेंट में कमी लगेगी, हम्म, तो वो आरजेडी में जाएंगे, आरजेडी में दमखम के साथ लड़ेंगे भी, कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ेगी, तब एक नया एक जरूर पैराडाइम उभरेगा कि यूनाइटेड वी यूनाइटेड वी लूज एंड डिवाइडेड वी गेन। यदि जी। कांग्रेस से वो डिवाइड होकर लड़े तो शायद उनको बेटर गेन तो डेफिनेटली होगा, कांग्रेस के साथ लड़े उससे फायदा उनको कम होगा, यदि कांग्रेस से अलग लड़ते हैं तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे ये डेंट कैसे? बीजेपी को डेंट हो जाएगा। कांग्रेस कांग्रेस यदि, मतलब एक मिनट सिंह साहब, आपने कहा कि अगर लालू यादव नीतीश कुमार साथ लड़े और कांग्रेस अलग लड़े तो डेंट बीजेपी को करेगी, कैसे? हाँ, ये फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को एक ऑप्शन मिलता दिखाई देगा। बहुत हम्म, बैकवर्ड कास्ट के तो लोग नहीं मिलेंगे, और देखिए मुस्लिम में भी जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं,
जो अन्यथा चले जाते हैं दूसरी जगह, उनमें भी ये एक विकल्प के रूप में मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, इसका एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है, तो उधर भी देखने में देखा जा सकता है। और खासकर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां बीजेपी को हराया जा सकता है, उसके देखिए मुस्लिम के पास दोनों में विन विन सिचुएशन रहेगा, कांग्रेस जीत जाएगी तब भी ठीक, आरजेडी जेडीयू जीत जाए तब भी ठीक, तो उसके पास एक ही लोग नहीं रहेंगे जिताने के लिए। यदि किसी क्षेत्र में कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ रही है तो जो बीजेपी से दुखी फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम में फॉरवर्ड कास्ट है, ये दोनों मिलकर और कुछ दलित और कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के तहत यदि वोट ट्रांसफर होता है उनके तरफ, तो कांग्रेस स्ट्रेंथ में आएगी। मतलब वो पूरे बिहार में बीजेपी को डेंट लगाएगी और जहां जीतने वाली होगी वहां उनको लोग जिता देंगे। जिता भी सकते हैं, कांग्रेस को जिता भी सकते हैं बीजेपी की तुलना में, और मुस्लिम तो साथ भी चले जा सकते हैं कई क्षेत्रों में। मतलब जहां उनको लगेगा कि जदयू राजद को वोट देने में फायदा नहीं है जिन गिनी चुनी सीटों पर, वहां वो भाजपा को चेक करने के लिए कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज पूरे बिहार में अपर कास्ट में डेंट लगा के बीजेपी को कांग्रेस पार्टी अलग लड़के भारी नुकसान करेगी। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि डिवाइडेड वी गेन, यूनाइटेड वी फॉल। जी, डिवाइडेड वी यूनाइटेड वी लूज कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के साथ यूनाइट हुए तो शायद लूज करते हैं, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट कराकर भाया मीडिया होगा, क्योंकि वो बीजेपी को डेंट करती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। एक आखिरी सवाल, कल रात से ही चर्चा हो रही है कि दिल्ली में चूंकि 35 से लेके 38% के बीच पूर्वांचली बिहारी वोटर है, और दिल्ली में जो विधायक जीत करके आए हैं बिहार के रहने वाले, उनमें मुख्यमंत्री बनने के लिए चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि इनमें से भी बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी के अंदर हमने बात की तो पता चला कि दरअसल जो विधायक जीते हैं दिल्ली में भाजपा के टिकट पर पूर्वांचली, वो अपर कास्ट के लोग हैं और सवर्ण विधायक है। पिछड़े वर्ग से कोई विधायक आया होता जीत करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो बिहार से होता, तो सोचा जा सकता था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में मैसेज दिया जाए। अब आपको क्या लगता है, दिल्ली में यदि बिहारी या पूर्वांचली के नाम पर अगर अपर कास्ट विधायक को, 2-3 लोग हैं जो जीते हैं बताया जा रहा है, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बिहार में वोट लेने की कोशिश में लेने के देने पड़ेंगे, गेन होगा या लॉस होगा? फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को बिहार में मुख्यमंत्री, एक तो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचली सबसे बड़ा फेस यहाँ मनोज तिवारी होते हैं, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती अभी किसी भी एमपी को, एक भी एमपी को कम करना, उनको हटा करके फिर उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट लाना। पार्लियामेंट का इलेक्शन इन्वॉल्व होगा, असेंबली में किसी एक को हटा करके उनको जीतना पड़ेगा। यहाँ काउंसिल तो है नहीं, एमएलए के भीतर, क्योंकि बीजेपी में धारणा बन गई है राजस्थान और गुजरात को देखकर कि फर्स्ट टाइमर एमएलए भी सीएम हो जा रहा है। बिल्कुल हो तो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पूर्वांचल से ज्यादा, और यहाँ पूर्वांचली और पंजाबियों का भी टसल रहता है, उत्तराखंड का भी सब्सटेंशियल पोर्शन है यहाँ पर दिल्ली में, और उन्होंने पूर्वांचलियों से ज्यादा सपोर्ट किया इस बार उत्तराखंड के लोगों ने बीजेपी को। तो संख्या कम जरूर हो लेकिन समृद्धि उनकी बहुत जबरदस्त है उत्तराखंड। मेरा सवाल दूसरा है सर, मेरा सवाल बिहार सेंट्रिक है कि अगर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिल्ली में, बिहारी मूल का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में बना, तो क्या बिहार में उसकी जाति और वर्ग देखा जाएगा या सिर्फ बिहार के अंदर उसको बिहारी के तौर पर ही देखा जाएगा? बिहार के रूप में बिहारी नहीं देखा जाएगा, उसको जाति के जैकेट में ही उनको जैकेट ही पहन के आना पड़ेगा, और इसकी संभावना मुझे दिख नहीं रही है। बिहारी को बिहार में जाति के अलग किसी चश्मे से देखा जाता है, ये उस स्टेज पर अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अभी उसको जाति के ही जैकेट में देखेंगे। और यहाँ जीते हैं फॉरवर्ड कास्ट के लोग, पुराने पूर्वांचली जैसे कि सतीश उपाध्याय हुए, यहाँ रह भी चुके हैं, बीजेपी के चीफ भी रहे हुए हैं, स्टेट चीफ जी, वो भी एक कंटेंशन में थे, मालवीय नगर से जीत कर आए हैं, वो भी एक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, पूर्वांचली हैं, बनारस के आसपास के रहने वाले। लेकिन वो इंसिडेंटली वो भी फॉरवर्ड कास्ट के, चंदन कुमार फॉरवर्ड कास्ट के हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बिहारी यदि जीत बनता है मुख्यमंत्री तो उसको बिहार में बिहारी के रूप में देखा जाएगा, उससे कोई बीजेपी को फायदा होने वाला है ऐसा मुझे नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि मैंने सुना, मैं आपसे आखिरी सवाल पर आ रहा हूं, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। मैंने सुना कि जो विधायक नहीं है लेकिन दिल्ली में बतौर प्रभारी या बतौर नेता भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे हैं, पिछड़े या अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, जैसे कुछ लोग रामेश्वर चौरसिया का नाम ले लेते हैं कि 6 महीने के अंदर तो विधायक बनवा ही दिया जाएगा किसी सीट से, कि उनको भी उनको या उनकी तरह किसी को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली में बिहार में बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी कि लो अति पिछड़ा को बना दिया। क्या लगता है आपको? मैं इसको इसलिए बाय नहीं कर रहा हूं इस आर्गुमेंट को, क्योंकि बीजेपी में अभी ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा कि दोबारा चुनाव हो और वो जीत जाए। सारे सीट्स आप देख लीजिए, कुछ सीटों को छोड़कर 4-5 सीट ऐसे हैं जिसमें वो उसका मार्जिन हेल्दी रहा है, अदरवाइज कोई ऐसा सीट नहीं रहा है जिसमें वो बिल्कुल आश्वस्त हो जीत के प्रति। तो बाय इलेक्शन हो और खुदा ना खास्ते उनका चीफ मिनिस्टर का वो भी बहुत बैंड बाजे वैगन के साथ उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और वो फेल करे और वो भी बिहार का चेहरा हो, फेल कर जाए, मेरे ख्याल से बीजेपी तो लेने के देने पड़ जाएंगे बिहार चुनाव में भी, लेने पड़ जाएंगे, बिहार में भी लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये उन पर ये आरोप लगाएगा कि जानबूझ के हरवा दिया इसको, क्योंकि दिखाने के लिए ये ओबीसी को बनाना चाहते थे और सचमुच में तो बनाना नहीं चाहते थे। और कुछ बीजेपी के एमएलएज भी कुछ दुखी हो जाएंगे। प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर हो सकते हैं लेकिन वो बिहार के नहीं। जी, अब अगला चुनाव बिहार का है और बीजेपी की जो रणनीति दिखती है, बीजेपी को हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है, डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी समझ करके ही बीजेपी अपनी राजनीति करती है। हमेशा इलेक्शन मोड में, जैसे आप देखते हैं कि एक पंडाल वाला, टेंट वाला या एक हलवाई भाई जो कहीं शादी में, कहीं 13वीं में, कहीं जाकर के जो खाना बनाते हैं, एक जगह से अपना कड़ाही छनौटा उठाते हैं तो दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। बीजेपी की स्थिति वही दिखती है आज की तारीख में कि एक जगह चुनाव खत्म हुए, वो तो मेयर के चुनाव पर भी जश्न मनाती है, हैदराबाद और लद्दाख पर गोदी मीडिया दिन भर दिखाता है। तो एक जगह खत्म हुआ, अब दूसरी जगह बिहार में उसको मैसेज भी देना है, नीतीश कुमार पर निर्भरता भी कम करनी है। मैसेज अपर कास्ट के बिहारी को एमएलए सीएम बनाकर दिया नहीं जा सकता है, वो क्लियर है। और दिल्ली में पिछड़े वर्ग के लोग जीतकर आए नहीं है भाजपा से, जो बिहारी हो, बिहार के पिछड़े वर्ग के लोग तो आए नहीं है। तो ये एक बीजेपी के सामने चुनौती है। आने वाले वक्त में अब बिहार की सियासत किस रूप में बदलेगी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों को बिहार की राजनीति के बारे में पता है कि आगे क्या होना है। क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ लड़ेंगे, या नीतीश कुमार और लालू यादव के सिवा किसी तीसरे आदमी को नहीं पता होगा। क्या नीतीश कुमार राजद के साथ आकर लड़ेंगे, ये नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव, इन 3 के सिवा किसी चौथे को नहीं पता होगा। क्योंकि बिहार में जो कुछ भी होना है, बजट सत्र को निकल जाने दीजिए, प्रधानमंत्री का दौरा हो जाने दीजिए, फिर देखिए कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। सामाजिक परिस्थितियों को और राजनीति कैसे, अंक गणित के गुणा गणित पर सब कुछ निर्भर करता है और मैथमेटिक्स के साथ केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। दिल्ली को भी इसी नजरिए से सोचा जा रहा है। इन सब पर जेके सिंह साहब ने तमाम चीजें बिहार के बारे में स्पष्ट कर दी कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना सीएम चाहती है, नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते और राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिकली वाइप आउट होना नहीं चाहती। तो सब अपनी प्राथमिकताओं के एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पर इन 3 में से 2 कहां किस रूप में पहुंचते हैं, यही यथार्थ होगा। और सियासत यथार्थ पर होता है, व्यक्तिगत संबंधों की इसमें भूमिका बहुत छोटी होती है। आगे देखते जाइए क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक परिचर्चा में जुड़ने के लिए जेके सिंह साहब ने आज हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।